अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह एफआईआर फ़िल्टर्स का लास्ट लेक्चर करेंगे और आज के लेक्चर या टॉपिक का नाम है एफआईआर फ़िल्टर डिज़ाइनिंग बाय या थ्रू विंडोज़। ठीक है, इन विंडोज़ के नाम आप लोगों ने अक्सर सुने होंगे। आज थोड़ा सा उससे हम फ़िल्टर डिज़ाइन करना सीखते हैं कि प्रोसीजर होता क्या है। अच्छा, अ, इससे पहले मतलब विंडोज़ का मेथड फॉर्मली शुरू करने से पहले अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने लास्ट टाइम ये पिछले लेक्चर में फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड से फ़िल्टर्स को डिज़ाइन करना सीखा था। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इसमें किया यूँ था कि एक आइडियल रिस्पॉन्स आइडियल रिस्पॉन्स या जो हमारा डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स है वो अज़्यूम करके उसमें से हम लोगों ने वो सैंपल्स उठाए थे और उन सैंपल्स को फिर यूज़ करते हुए हमने आईडीएफटी कंप्यूट किया था। अच्छा, अगर आपके ज़हन में थोड़ा-सा डीएफटी और आईडीएफटी का कॉन्सेप्ट हो तो आपको याद होगा कि बेसिकली आईडीएफटी हमें एक पीरियोडिक सिग्नल देता है, ठीक है? जब भी हम किसी फ्रीक्वेंसी डोमेन में अवेलेबल सिग्नल का आईडीएफटी कंप्यूट करते हैं तो हमें जो रिजल्टेंट टाइम डोमेन सिग्नल मिलता है जिसको मैंने यहाँ पर हैड डाल के डिस्टिंग्विश किया है एक सिंपल एच ऑफ एन से, ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है? और हमें उसके कुछ सैंपल जिनमें हम इंटरेस्टेड हैं या मतलब हम लोगों ने इसका एन लेंथ आईडीएफटी कंप्यूट किया तो हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि ये इसकी लेंथ एन होगी, लेकिन दिस इज़ नॉट द केस। ये बेसिकली अब एक पीरियोडिक सिग्नल होगा जिसके पीरियड की लेंथ एन होगी, ठीक है? तो इवेंचुअली जो विंडोज़ है ना वो हमें या इस मेथड में भी फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड में भी यूज़ करने पड़ते हैं क्योंकि हम लोगों ने एक पीरियोडिक सिग्नल को तो यूज़ नहीं करना या हमने एक इन्फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स को तो इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि इसका तो बेसिक हमारा जो मकसद है वो ही ख़त्म हो जाएगा। हम तो एफआईआर फ़िल्टर यूज़ करना चाह रहे हैं और एफआईआर फ़िल्टर की डेफिनेशन ही यही है कि उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सैंपल्स हों और उसका मतलब फेस की लीनियरिटी तो ठीक है, उसका एक अलग एडवांटेज है, लेकिन नंबर ऑफ सैंपल्स जो उसके इम्पल्स रिस्पॉन्स में होते हैं वो फिनिट होते हैं। तो हमें इस ऑपरेशन से जो टाइम डोमेन सिग्नल मिल रहा है यानी कि सिस्टम का रिस्पॉन्स वो तो उसके तो इन्फिनिट सैंपल्स हैं। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए भी बेसिकली विंडोज़ ही इस्तेमाल होती हैं। मैं यहाँ पे ऑपरेशन ये लिख देती हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। एक्सप्लेन आपको मतलब समझ आपको खुद ही आ जाएगी इस लेक्चर के बाद कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसका बेसिकली मतलब क्या है, ठीक है? और ये जो डब्ल्यू एन है सिग्नल हमारे पास, इसकी जो लेंथ होगी दैट वुड बी एन माइनस वन, ठीक है? जो इसका एक पीरियड होगा बेसिकली उसको हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो उसको एक ऐसे सिग्नल से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका टाइम ड्यूरेशन ही इतना होगा ताकि हमें एच मिल जाए। जाहिर सी बात है कि इस मल्टीप्लिकेशन के कुछ फ्रीक्वेंसी डोमेन पे भी असरात पड़ेंगे जो कि पॉजिटिव नहीं होंगे। जो हमारा रिजल्टेंट फ़िल्टर बनेगा मतलब इस ऑपरेशन के बाद और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा वो खासा डेविएट हो जाएगा ओरिजिनल रिस्पॉन्स से, यानी कि जो हम चाहते थे बनाना उससे। लेकिन स्टिल हमें ये ऑपरेशन टाइम डोमेन में करना ज़रूरी है ताकि सिग्नल के या सिस्टम के इम्पल्स रिस्पॉन्स के सैंपल्स फिनिट रहें। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं जो विंडोज़ की जिसका डिज़ाइनिंग मेथड है उसको, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते फिर आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ जाएगी कि इसमें होता क्या है। अच्छा जी, अब फ़िल्टर की डिज़ाइनिंग से पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं। मसलन ये कि हमारे पास एक आइडियल जो फ़िल्टर का रिस्पॉन्स होता है उसको हम, अगर हम एक लो पास फ़िल्टर की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको शायद पिछले लेक्चर में रिस्पॉन्स को सबस्क्रिप्ट डी के साथ शो करते हैं ताकि वो डिस्टिंग्विश्ड रहे।
अच्छा जी, ये उसका, अगर हम एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स देखें और हम एक लो पास फिल्टर की बात करें, तो इस तरह का रिस्पॉन्स हम चाहते हैं, जिसको इसको ब्रेक वॉल फिल्टर भी कहते हैं। तो 0 से लेकर ओमेगा सी तक सारी फ्रिक्वेंसीज पास हो रही हैं, या हम चाहते हैं कि वे पास हों, और ओमेगा सी से लेकर पाए तक सारी फ्रिक्वेंसीज हम ये चाहते हैं कि रुक जाएं, अगर हम एक आइडियल लो पास फिल्टर की बात कर रहे हैं तो। अच्छा जी, अब मैथमेटिकली इस तरह का जो फ़िल्टर होगा, यानी कि जिसका ऐसा रिस्पॉन्स होगा, उसे हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, मैंने तो चूँकि यहाँ पे प्रिंसिपल रेंज पूरी नहीं बनाई, अगर मैं माइनस पाई से पाई भी लिखूँ तो ये मेरे पास कुछ रेप्लिकेट होकर रिस्पॉन्स इधर भी बनेगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ इस तरह से, ठीक है? तो ये जो फ़िल्टर है, इट शुड बी इक्वल टू 1 फॉर दिस रेंज एंड अदरवाइज़ इट शुड बी इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसमें लगाएँगे हम इन्वर्स डीटीएफटी, और इन्वर्स डीटीएफटी जब हम लगाएंगे तो हमें टाइम डोमेन सिग्नल मिलेगा इस इक्वेशन से। और अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपको मिलेगी ये इक्वेशन। यहाँ पे थोड़ा सा इसको अगर हम रद्द बदल करें इस इक्वेशन में, तो हम इस इक्वेशन तक पहुँच सकते हैं, और ये आपको शायद देख के थोड़ा फेमिलियर लगे। ये एक सिंक फंक्शन है, ठीक है? सिंक फंक्शन यानी कि डिकेइंग साइन, साइन एक्स बाई एक्स सिंक फंक्शन होता है। आप लोगों ने प्रॉब्लम इसका नाम सुना होगा। अच्छा, अब सिंक फंक्शन जनरली हम जब कंटिन्यूस टाइम में डील करते हैं या कंटिन्यूस वेरिएबल के साथ डील करते हैं, तो हम एल हॉपिटल रूल लगाते हैं एन इज इक्वल टू 0 के, या जिस वेरिएबल के अगेंस्ट हम प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है? मसलन अगर हमारे पास सिंक एक्स है, तो सिंक एक्स को जाहिर सी बात है कि वर्सेस एक्स प्लॉट करेंगे हम। तो एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए एल हॉपिटल रूल लगता है, प्रोवाइडेड अगर एक्स हमारे पास एक कंटिन्यूस वेरिएबल हो। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमने प्लॉट करना है इसको वर्सेस एन, और एन है हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल। एल हॉपिटल रूल इसलिए लगता है क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर में भी 0 हो जाता है और डिनोमिनेटर में भी 0 हो जाता है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एल हॉपिटल रूल लगता है, ठीक है? अब चूंकि एन यहाँ पर एक डिस्क्रीट वेरिएबल है, तो एल हॉपिटल रूल उस तरह से तो लग नहीं सकता जैसे हम कंटिन्यूस वेरिएबल के तौर पे लगाते हैं। तो होता इस केस में यूँ है कि हम सिर्फ इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो कंसीडर करते हैं एन इज इक्वल टू 0 के लिए। तो मतलब इस इक्वेशन को फिर न्यूमेरिकली लिखा जाता है इस तरह से कि ये इक्वल होगा ओमेगा सी अपॉन पाई के लिए जब एन की वैल्यू होगी 0, और जब एन की वैल्यू 0 नहीं होगी तो एच टी एन इस इक्वेशन के बराबर होगा, जो हम लोगों ने इक्वेशन यहाँ पे डिराइव की है। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आइडियल हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कुछ इस किस्म का हो, तो जो टाइम डोमेन सिग्नल से कॉरस्पॉन्डिंग बनता है, या जो हमें फ़िल्टर लगाना पड़ेगा या लगाना चाहिए, वो कुछ इस किस्म का उसका रिस्पॉन्स होता है, ठीक है? इन्फिनिट ड्यूरेशन का रिस्पॉन्स है और एक डिकेइंग साइन वेव है, लेकिन इन्फिनिट इम्पल्सेस के साथ। अच्छा, अब इसका जो इन्फिनिट कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली एक तो उनका इन्फिनिट होना एक मसले वाली बात है, और दूसरे मसले वाली बात ये है कि ये सिस्टम बेसिकली नॉन कॉजल सिस्टम भी है, क्योंकि ये एन इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये कि एन के दोनों तरफ ये सिग्नल बनेगा। इसका कुछ मैं आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ कि ये कुछ इस तरह से बनता है। मैं इसका इन्वेलर बना रही हूँ, लेकिन ये होंगे डिस्क्रीट वेरिएबल, सॉरी, ठीक है? ये एक साइन वेव है जैसे जैसे एन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? लेकिन इस इक्वेशन के मुताबिक इन्फिनिट नंबर ऑफ सैंपल्स तो हैं, लेकिन दूसरा मसला ये है कि एन के दोनों तरफ है, तो सिस्टम ना सिर्फ
IIR रिस्पॉन्स मांग रहा है, बल्कि सिस्टम नॉन कॉजल भी है। अगर हमें एक ब्रिक वॉल किस्म का रिस्पॉन्स चाहिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अच्छा, मसलन अगर हमारे पास ओमेगा सी की वैल्यू पाई/4 हो, ठीक है, तो HDN को हम प्लॉट कर सकते हैं इस तरह से। ये मैं उसके अप्रॉक्सीमेटली 20 सैम्पल्स प्लॉट करके आपको दिखाना चाह रही हूँ, थोड़ा ताकि थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम, और ये मतलब एम्पलीट्यूड डिके होता जाएगा, लेकिन इधर दोनों तरफ डेवलप होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये मतलब मैंने अप्रॉक्सीमेटली 20 सैम्पल्स इसके बनाए हैं, ताकि आपको ज़रा अंदाज़ा हो सके कि किस तरह का हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स बनता है। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन ये है, या वन ऑफ द सॉल्यूशंस ये है कि हम इसको ट्रंकेट कर दें, ठीक है। हम एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सैंपल्स दें, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ तक, और हम कहें कि हम लोगों ने इसके बियॉन्ड जो सैंपल्स हैं उनको नहीं कंसिडर करना, ठीक है। तो ट्रंकेट करके हमारे पास सिर्फ ये अभी हम पहली ऑप्शन की बात करें, तो हम लोगों ने यहाँ से और यहाँ से सिग्नल को कट कर दिया और हमारे पास सिर्फ इतना सिग्नल बचा। अब उसका फ़ायदा जो है अपेरेंटली वो ये है कि सिग्नल के सैंपल्स अब फिनिट रह गए, ठीक है। लेकिन उसका जो नुकसान है, या अभी तक जो उसका एक डिसएडवांटेज हम ख़त्म नहीं कर सके, वो स्टिल उसका उसका नॉन कॉजल होना है, ठीक है। बी श्योर कि दिस इज़ नॉट ए कॉजल, दिस इज़ नॉन कॉजल, ठीक है। यूँ कि ये दोनों तरफ है टाइम के। तो फिनिट नंबर ऑफ सैंपल्स तो रह गए, लेकिन इसका नॉन कॉजल बिहेवियर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इस किस्म की जो ट्रंकेशन है वो तो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, एक हमारे पास दूसरी ऑप्शन ये है, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ब्लैक कलर के मार्कर से लगाऊं निशान, और आपको पता चल जाए कि हम ट्रंकेशन यहाँ से किसी पर्टिकुलर वैल्यू तक करें, ठीक है। ठीक है, मतलब हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया और फिर हमें जितने भी नंबर ऑफ सैंपल्स चाहिए हम लोगों ने वहाँ तक कट कर लिया सैंपल को, सिग्नल को। अच्छा, इसका अब जो एडवांटेज है या एडवांटेजेस हैं, अब इसमें सैंपल्स भी हमारे पास फिनिट हो गए, ठीक है, और उसके अलावा नॉन कॉजेलिटी का मसला भी हल हो गया। लेकिन जो इसे नई प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस हुई है वो ये है कि सिग्नल अब किसी किस्म की सिमेट्री शो नहीं कर रहा, ठीक है। जो इस तरह का रिस्पॉन्स हमें अब मिलेगा, मसलन हम यहाँ तक का रिस्पॉन्स लेते हैं, ठीक है। अब ये सिग्नल किसी किस्म की सिमेट्री या एंटी सिमेट्री शो नहीं कर रहा, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर फिल्टर्स इन 4 टाइप्स के हों, ठीक है, इवन, ऑड लेंथ, एंड सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, अगर सिग्नल्स उन 4 टाइप्स में से किसी तरह के हों तो ही वो लीनियर फेज एग्जिबिट करते हैं। तो एफआईआर फिल्टर अगर लीनियर फेज एग्जिबिट नहीं कर रहा तो उसका तो ऑन द फर्स्ट प्लेस कोई फ़ायदा है ही नहीं। एफआईआर फिल्टर को तो सिर्फ और सिर्फ उनके लीनियर फेज की वजह से इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो ट्रंकेशन है ये भी हमारे किसी काम की नहीं है। अच्छा, फिर अब एक और तरीका है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, वो तरीका ये है कि जिसकी वजह से हमें सिग्नल के सैंपल्स फिनिट भी मिलते हैं, सिग्नल कॉजल भी हो जाता है, ट्रंकेटेड तो होता ही है, मतलब फिनिट ज़रा ट्रंकेट होगा तो फिनिट नंबर ऑफ सैंपल्स मिलेंगे, और तीसरी बात है कि सिमेट्रिक भी होगा। वो ये है कि सिग्नल को पहले हम शिफ्ट करें बाय m-1/2 सैंपल्स, और फिर हम ट्रंकेशन अप्लाई करें। अच्छा, ये मैंने m-1/2 सैंपल्स लिखा, और साथ इसमें जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जनरली विंडोज़ के मेथड से हम जो फ़िल्टर्स बनाते हैं ना, उससे हम
कम अज़ कम जब तक हम इसको ऑन पेपर जब फ़िल्टर को बनाते हैं, तो देयर ऑलवेज़ टाइप 1 फ़िल्टर्स। ठीक है, टाइप 1 फ़िल्टर्स का मतलब ये है कि दे वुड बी हैविंग ऑड लेंथ, ठीक है, एंड दे वुड बी सिमेट्रिक। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फ़िल्टर्स पढ़ते हुए ये चीज़ देखी थी कि टाइप 1 फ़िल्टर से हम किसी भी तरह का फ़िल्टर बना सकते हैं, ठीक है? तो विंडोज़ मेथड के साथ हम हमेशा टाइप 1 फ़िल्टर बनाते हैं, जैसे जो कि मैंने आपको बताया कि ऑड लेंथ है और सिमेट्रिक है। तो अगर हम लेट्स सपोज़ कि उसकी लेंथ को m कहते हैं, ठीक है? तो m-1/2 का शिफ्ट डालते हैं, सारा का सारा जो हमारे पास रिस्पॉन्स है, ये वाला इम्पल्स रिस्पॉन्स, ये बेसिकली शिफ्ट होता है, ठीक है? और शिफ्ट होने के बाद इसको ट्रंकेट हम कर देते हैं, काट देते हैं, ठीक है? तो इसको हम मतलब शिफ्टिंग ऑपरेशन जब इसके ऊपर लगाएंगे तो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने बाकी के फ़िल्टर को काट दिया। तो अब ये सिमेट्रिक भी है, तो ये लीनियर फेज़ की प्रॉपर्टी भी फुलफ़िल करेगा, और लेंथ इसकी ऑड है और ये सिमेट्रिक भी है। तो ये दिस वुड ऑलवेज़ बी अ टाइप 1 फ़िल्टर, ठीक है? विंडोज़ मेथड से बनने वाले जो फ़िल्टर्स हैं दे विल ऑलवेज़ बी टाइप 1 फ़िल्टर्स। अच्छा जी, तो इसको अब हमारे पास जो बेसिकली ये फ़िल्टर बनता है, उसको हम कहते हैं एच ऑफ एन इज इक्वल टू एच डी एन माइनस m-1/2, ठीक है? शिफ्ट के बाद जो मतलब डिज़ायर्ड सिग्नल में शिफ्ट के बाद और विंडो और ट्रंकेशन अप्लाई के बाद ये हमारे पास जो एच ऑफ एन मिलता है हमें, ये बेसिकली हमारा ऑब्टेन्ड सिग्नल होता है, ठीक है? ये तो डिज़ायर्ड था ना, क्योंकि जिसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ सैंपल्स है, तो उसको हम लोगों ने शिफ्ट किया, ट्रंकेट करने के लिए विंडो से मल्टीप्लाई किया, और ये हमें एक सिग्नल हमारे पास, इस फ़िल्टर हमारे पास बन गया। अच्छा, कम अज़ कम इस इक्वेशन में जो मैंने डायरेक्टली इसको देख के लिखी है, जो विंडो सिग्नल है ना, यानी कि डब्ल्यू ऑफ एन है, वो बेसिकली 1 है फ्रॉम 0 टिल m-1, दिस इज़ m-1, दिस लोकेशन, ठीक है? और इट इज़ 0 अदरवाइज़, ठीक है? इस डब्ल्यू एन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब वो जो मैंने बिल्कुल पहले पेज की क्वेश्चन लिखी थी, वो भी शायद थोड़ी सी आपके जहन में हो और आपको अब समझ आ गई हो। अच्छा, अब ये जो विंडो सिग्नल मैंने लिखा है डब्ल्यू एन, और इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन, ये इस तरह के सिग्नल को हम रेक्टेंगुलर सिग्नल कहते हैं, ठीक है? या रेक्टेंगुलर विंडो कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एग्जिस्ट करती है 0 से लेकर m-1 तक, और उससे पहले भी मौजूद नहीं होती और m-1 के बाद भी मौजूद नहीं होती। तो सडनली शुरू हो जाती है और सडनली ही ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इस तरह के जो फ़िल्टर का DTFT यानी कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अगर हम देखना चाहें, मैं उसको पूरा इवैल्यूएट नहीं करूँगी, मैं थोड़ा-सा लिख के उसको छोड़ दूँगी, और फिर आप उसको ट्राई करना। आंसर मैं लिख दूँगी, ठीक है? m-1 और चूँकि इट्स ऑल 1 और e टू पावर माइनस j ओमेगा n, ठीक है? ये उसका हम DTFT कंप्यूट करने लगे हैं। अच्छा, करना आपने यही है कि अब इसकी जो पावर है ना, उसको स्प्लिट करना है। ठीक है, इस तरह से। और इवेंचुअली जब आप इसको सॉल्व करते जाओगे, आई थिंक हम लोगों ने इसको एक आध दफ़ा वैसे भी सॉल्व किया हुआ है। इसको भी डिनोमिनेटर में हम ले जाएँगे, इसको भी डिनोमिनेटर में ले जाएँगे, फिर एलसीएम लेंगे। इस तरह की चीज़ को पहले की होगी। तो हमारे पास जो फाइनल इसका आंसर बनता है दैट इज़ ओमेगा m/2 और साइन ओमेगा/2। तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और साथ हमारे पास जो फेज़ फिर आता है दैट इज़ -j ओमेगा/2
एम माइनस वन, ठीक है। तो ये जहाँ पर जो रेक्टेंगुलर विंडो हम लोगों ने अप्लाई की, ये उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, यानी कि DTFT। अच्छा, और अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि हम लोगों ने टाइम डोमेन में ये जो ऑपरेशन किया था, जो कि बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन था, ठीक है। तो अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में बेसिकली कॉन्वोल्यूशन होगी। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का मतलब ये है कि ये हमारे पास टाइम डोमेन इक्वेशन है, ठीक है। टाइम में दो सिग्नल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एच ऑफ एन का जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल बनेगा, बिकॉज दोनों डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होगा। उसकी प्रिंसिपल रेंज माइनस पाई से पाई होगी। ठीक है, कुछ इसको हम इस तरह से कह सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो ये वाला सिग्नल या इसका ये जो स्पेक्ट्रम था, ये कुछ प्लॉट था इस तरह से, ज़ीरो से लेकर ओमेगा सी तक। और ये वाला जो फ़िल्टर है या ये जो सिग्नल है, इसका रिस्पॉन्स हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आप कह लो, या फिर इसका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनता है, वो हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यूएट किया इस तरह से, दो दो यानी कि साइन सिग्नल डिवाइड बाय साइन सिग्नल। तो ये जो बनता है ना, ये कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। माइनस पाई से लेकर पाई तक, ठीक है। अब इन दोनों सिग्नल ने इन्वॉल्व होना है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये सिग्नल बेसिकली फ्लिप होगा, फ्लिप होकर तो ये ऐसा ही रहेगा, और उसके बाद इसके इसके ऊपर ड्रैग होगा, ठीक है, जो एक कॉन्वोल्यूशन का प्रिंसिपल है। तो जब ये सिग्नल यानी ये दोनों सिग्नल्स आपस में जब कन्वॉल्व होंगे, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सिग्नल बनता है ना, मैंने ये प्रिंसिपल रेंज पे नहीं बनाया, आप मतलब देख सकते हैं कि इसको मैंने ज़ीरो से लेकर पाई तक बनाया सिर्फ। तो मैं यहाँ पे भी जो रिजल्टेंट सिग्नल है वो भी ज़ीरो से लेकर पाई तक बना रही हूँ, और आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। वो हमारे पास कुछ आएगा इस तरह से, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करो, तो हमारे पास कुछ पास बैंड में रिपल्स इंट्रोड्यूस हो गए, ठीक है। कुछ हमारे पास स्टॉप बैंड में रिपल्स इंट्रोड्यूस हो गए, और पाए तक हमारे पास ये रिस्पॉन्स आएगा। एवरेज वैल्यू, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको ना इन्हेंस करने लगी हूँ, ताकि आपको भी चीज़ें थोड़ी सी ठीक तरह से नज़र आ सकें। मेरे लिए थोड़ा सा इसको ना एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा इन्हेंस करके बनाऊंगी। अच्छा, जो इसकी एवरेज वैल्यू है दैट वुड बी वन, ठीक है। मैक्सिमम जो रिपल आता है, उसको हम वन प्लस सिग्मा पी, और जो मतलब पॉजिटिव साइड पे ही पास बैंड में ही जो मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा, उसको हम वन माइनस डेल पी कहेंगे। जो हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड स्टॉप बैंड में आएगा, ठीक है, दिस इज स्टॉप बैंड, तो उसको हम डेल्टा एस कहेंगे, ये वाला जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है। और इस फ्रीक्वेंसी को जब ये मतलब आखिरी बार यहाँ पे पहुँचता है वन माइनस ओमेगा पी पे, इसको ओमेगा पी बोलते हैं। और ये जब पहली बार अचीव करता है एम्पली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब ये मतलब आखिरी बार वन माइनस डेल्टा पी तक पहुँचा, तो उस फ्रीक्वेंसी को ओमेगा पी कहते हैं। यहाँ पर मतलब ये ट्रांजिशन बैंड के बाद जब ये पहली बार उस एम्पलीट्यूड को पहुँचा, जो कि ओमेगा एस होता है, डेल्टा एस होता है, उसको हम उस फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा एस कहते हैं, ठीक है।
तो ओमेगा पी पास बैंड की फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एस यहाँ से स्टॉप बैंड शुरू हुआ, और ओमेगा एस माइनस ओमेगा बी बेसिकली ट्रांजिशन बैंड, जितनी देर लगती है इसको पास बैंड से स्टॉप बैंड तक आने में, वो ट्रांजिशन बैंड होता है हमारा। अच्छा, अब थोड़ी सी ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, मतलब समझना ज़रूरी है। वो ये कि ये जो हमारे पास ट्रांजिशन बैंडविड्थ है ना, ओमेगा एस माइनस ओमेगा बी, दिस इज डिटर्मिन्ड या डिपेंड्स अपॉन by the width of मेन लोब। ये जो width of मेन लोब है ना, ये वाली चीज़ है, ठीक है। जो भी अभी तो मैं आपको एक रेक्टेंगुलर विंडो के लिहाज से बता रही हूँ, ज़ाहिर सी बात है हम यहाँ पे विंडोज चेंज भी करेंगे, और हर विंडो के का एक अपना कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम होगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम जो विंडो देख रहे हैं उसकी जो भी मेन लोब है, या किसी भी विंडो की जो मेन लोब है, वो बेसिकली डिटर्मिन करती है कि ये जो रेट है या डिफरेंस है ओमेगा एस माइनस ओमेगा पी, वो कितना होगा, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा ripples in passband and stop band are caused by the side lobes, ठीक है। अब होता यूँ है, ये कॉन्वोल्यूशन में आपको पता है कि एक इंटीग्रेशन का एक प्रोसीजर है, तो ये वाले जब रिपल्स इसमें से मतलब इस रीजन में से गुजरेंगे, या उनका कॉन्वोल्यूशन होगा इस रीजन का, और इस रीजन का जो कॉन्वोल्यूशन होगा, तो जो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आएगा, वो बेसिकली ये वाले जो रिपल्स है ना, ये पास बैंड के रिपल्स और स्टॉप बैंड के रिपल्स, वो साइड लोब्स की वजह से इंट्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो दो बातें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, और मतलब जो हमारे पास विंडोज़ बेस्ड मेथड में जो डिज़ाइनिंग होती है, वो इवेंचुअली इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए होती है, तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखी है ताकि आपको ये बात समझ आए और आपके ज़हन में ये रहें भी। अच्छा, अब ये जो लेंथ है कि हम लोगों ने m-1 कितना लेना है, वो बेसिकली हमारी किन-किन चीज़ों को कंट्रोल करता है। मसलन अगर हम इसी रेक्टेंगुलर विंडो की ही बात करें जिसके साथ अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया या मेथड अप्लाई करना सीखा है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि उसका जो ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम m इंक्रीज़ करें तो टाइम डोमेन में तो आपको अंदाज़ा है कि इंक्रीज़ एम का क्या मतलब है, नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ जाएँगे, ठीक है? लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन अगर हम देखें तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है? अगर हमारे पास एम कम हो तो अच्छा, ये थोड़ा-सा एक्सटेंड हो गया, लेकिन दिस शुड नॉट बी द केस, ये मतलब दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है, ठीक है? तो मैं एग्ज़ाम्पल देने के लिए लिख लेती हूँ कि यहाँ पर एम की वैल्यू 10 है, और अगर मैं एम इंक्रीज़ कर दूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह की चीज़ आएगी, ठीक है? अच्छा, अब आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा, ये लेट्स सपोज़ कि ये थोड़ी बड़ी वैल्यू का एम है, लेट्स सपोज़ 50, ठीक है? कि जो विड्थ है ना मेन लोब की, वो बेसिकली उसको फ़र्क पड़ा है मेनली, ठीक है। मतलब m इज़ इक्वल टू 10 के ऊपर ये विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ट्रांजिशन बैंडविड्थ भी ज़्यादा बनेगी, और m इज़ इक्वल टू 50 के ऊपर थोड़ी सी लोब जो है वो रिड्यूस हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो फ़िल्टर रिस्पॉन्स होगा उसकी ट्रांजिशन बैंडविड्थ थोड़ी बेहतर होगी, थोड़ी शार्प होगी, ठीक है। और इसके अलावा एम की वजह से मतलब जो ट्रांजिशन बैंडविड्थ जो तो हमने देख लिया, क्योंकि मेन लोब हमारे पास रिड्यूस हुआ तो ट्रांजिशन बैंडविड्थ रिड्यूस होगी। अब रिपल्स पे किस तरह से फ़र्क पड़ता है? अगर m इज़ इक्वल टू 10 की वजह से
जो आउटपुट रिस्पॉन्स है हमारे पास, वो मैं अज्यूम करती हूँ कि कुछ इस तरह से आया है, ठीक है। तो m इज़ इक्वल टू 50 की वजह से जो वापस रिस्पॉन्स आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। प्रॉब्ली आपको गिब्स फिनोमेना कभी पढ़ा हो आपने। गिब्स फिनोमेना यूजुअली हम अंडरग्रेड में जो फोरियर सीरीज पहली दफ़ा पढ़ते हैं ना, वो तो वहाँ पर ये टॉपिक आता है। गिब्स फिनोमेना ये चीज़ है कि अगर आपके पास कोई सिग्नल इन्फिनिट नंबर ऑफ सिग्नल से बना है, जैसे हम जब भी कोई स्क्वायर वेव या ट्रायंगुलर वेव की फोरियर सीरीज निकालते हैं तो हमें पता होता है कि उसमें मैथमेटिकली उसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ साइन एंड कोसाइन कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर हम उनको फिनिट नंबर ऑफ सिग्नल्स लेकर वो बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमेशा जो है ना वो कुछ इस तरह के रिपल्स आएंगे। हम लोगों ने एम की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दी लेकिन स्टिल इन्फिनिट तो नहीं की, तो इसलिए हमारे पास कुछ इस तरह के जो रिपल्स हैं वो पास बैंड में और स्टॉप बैंड में वो कुछ ना कुछ रहेंगे, ठीक है। मतलब ये ट्रांजिशन बैंडविड्थ बेसिकली इम्प्रूव होती जाएगी। अ, वो भी बिल्कुल उसकी स्लोप ख़त्म तो नहीं है हम कर सकते, क्योंकि वो तो वो तो तभी उसी सूरत में ख़त्म हो सकती है अगर जो डब्ल्यू एन है उसकी लेंथ हम इन्फिनिट करते हैं, ठीक है। यानी कि प्रैक्टिकली हम इसको एक आई आर फिल्टर ही बनाते हैं, तो उस सूरत में ये हमारे पास जो है ना इसकी स्लोप ख़त्म हो सकती है और इसके जो रिपल्स हैं ख़त्म हो सकते हैं। अदरवाइज इसकी जो स्लोप है वो भी कुछ ना कुछ रहेगी और रिपल्स भी इससे मौजूद रहेंगे, जितना मर्जी आप एम को इंक्रीज कर दें। लेकिन कम अज़ कम हमें अब ये पता है कि एम को कंट्रोल करके हम क्या क्या चीज़ें जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है ना ट्रांजिशन बैंडविड्थ उसको थोड़ा सा मज़ीद बेहतर बनाने के लिए या आप समझ लें कि तो ये जो ट्रांजिशन बैंडविड्थ का मसला है ये वहाँ पे से इसलिए आता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो रेक्टेंगुलर विंडो है हमारे पास वो अचानक से शुरू हो जाती है n = 0 पे और अचानक ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो एक हमारे पास ऑप्शन ये भी है कि हम अचानक अचानक शुरू और ख़त्म ना करें, हम ऐसी विंडोज़ लें जिनके जो एजेस हैं यानी कि उनके स्टार्टिंग पॉइंट्स या उनके एंडिंग पॉइंट्स दे आर टेपर्ड, इंस्टेड ऑफ कि वो 0 से 1 पे छलांग लगाएं और फिर 1 से 0 पे छलांग लगा दें। तो अगर हम टेपर्ड एंड्स वाली विंडोज़ लें, मसलन अम, हम कुछ अगर इस तरह की विंडोज़ ले लें, ठीक है, ये थोड़ी सी इनमें स्मूथनेस है, सडन जंप और सडन जंप टुवर्ड्स ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की जो विंडोज़ होती हैं उनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे हमारे पास जो विड्थ है वो थोड़े बेहतर तरीके से कंट्रोल होगी मेन लो की विड्थ, और मेन लो की विड्थ से क्योंकि हम लोगों ने ट्रांजिशन बैंड को कंट्रोल करना होता है। अच्छा जी, तो हमारे पास अब ये जो इस तरह की सूरत हाल में उसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, ठीक है। मसलन हमारे पास कुछ विंडोज़ हैं जो कि इसी किस्म की शक्ल सूरत वाली हैं, मैं इनके यहाँ पे नाम लिख देती हूँ। हैन विंडो, हैमिंग विंडो, ब्लैकमैन विंडो, ठीक है। ये सारी बेसिकली कॉज की शेप को थोड़ा सा मैनिपुलेट करती हैं और मोर और लेस इनका जो ट्रांजिशन बैंडविड्थ है वो उन तीनों को ऑलमोस्ट एक जैसा है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क इनके साइड लोब्स में आता है। जो साइड लोब्स में मतलब अटेनुएशन वो इंट्रोड्यूस करती हैं ये वाली विंडोज़, उनका कुछ आपस में फ़र्क है, ठीक है। लेकिन मोर और लेस इनका जो शायद ब्लैकमैन थोड़ी सी लेकिन अदरवाइज इनका जो ऑपरेशन है वो कमोबेश एक जैसा है, ठीक है। आपको जो है ना इनकी एग्जैक्टली जो मेन लोब की विड्थ है या फिर जो साइड बैंड की अटेन्युएशन है वो अपनी बुक से मिल जाएंगे, टेबल 10.1 है आई गेस। अच्छा जी, एक लास्ट विंडो जो भी हम बिफोर हम कुछ उसका ना डिज़ाइनिंग स्टार्ट करें, एक विंडो और जो हमने देखनी है,
इसको ऑप्टिमल विंडो भी कहा जाता है। अच्छा, ऑप्टिमल विंडो क्यों कहा जाता है? मैं उससे उससे पहले आपको एक चीज़ ये बताऊँ कि अब अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने अभी तक बेसिकली 4 विंडोज़ को इंट्रोड्यूस किया था। हम लोगों ने रेक्टेंगुलर हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम लोगों ने इन इन 3 के नाम देखे कि ये बेसिकली टेपर्ड एंड्स वाली विंडोज़ हैं और कॉज़ वेव, कोसाइन वेव की मुख्तलिफ शक्लें हैं, ठीक है? अच्छा, अब इनमें होता यूँ है कि अगर हमें मतलब अगर हमें बेसिकली रेक्टेंगुलर विंडो चाहिए तो उसका हमें एक अलग फ़ायदा होगा, ठीक है? वो उससे हम ट्रांज़िशन बैंडविड्थ उसकी उसकी कम मिलेगी हमें। लेकिन अगर हमें साइड लोब्स को रिड्यूस करना है तो अब फिर हमें इन तीनों में से किसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मतलब ट्रांज़िशन बैंडविड्थ के लिए को इम्प्रूव करने के लिए हम किसी और विंडो का इस्तेमाल करेंगे और साइड लोब्स की रिडक्शन के लिए हम किसी और विंडो का इस्तेमाल करेंगे। तो काइज़र विंडो ऑप्टिमल है इन दिस सेंस कि इसमें अ, जो कुछ पैरामीटर्स अवेलेबल हैं और मतलब एक ही विंडो को रखते हुए हम अ, ये दोनों काम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि दोनों काम इकट्ठे तो ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। ईदर हम उसकी बैंडविड्थ ट्रांज़िशन बैंडविड्थ इम्प्रूव करेंगे या फिर हम साइड लोब्स रिड्यूस करेंगे, लेकिन वो हम एक ही विंडो के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है? काइज़र विंडो का ये फ़ायदा है, ठीक है? अच्छा, इसकी जो शक्ल सूरत है ना वो कुछ इस तरह से है कि अगर हम उसको n के अगेंस्ट प्लॉट करें। अच्छा, मैं इसको बनाऊंगी कंटिन्यूस, मतलब इन्वेलप उसका बनाऊंगी और आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेना। हमारे पास कुछ ये इस तरह की विंडो बनती है, ठीक है? और ये जो इसका एम्पलीट्यूड है ना, या ये जो इन्वेलप बनाने में जो मैथमेटिकल फंक्शन इस्तेमाल होता है, दैट इज़ 1 डिवाइड बाय आई नॉट बी। तो बेसिकली ये जो पैरामीटर बीटा है इसका, कई किताबों में अल्फ़ा भी लिखा होता है, ये इसकी जो है ना शेप वो कंट्रोल करता है, ठीक है? और ये जो मैथमेटिकल फंक्शन है इसको हम कहते हैं ज़ीरोथ ऑर्डर बेसल फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड, ठीक है? तो अगर हम इंक्रीज करेंगे बीटा की वैल्यू तो हमारे पास जो आई नॉट बी की वैल्यू है दैट वुड ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है? अच्छा, अब बीटा से या बीटा की वैल्यू कम ज़्यादा करने से फ़र्क क्या पड़ता है? अगेन मैं यहाँ पे इसको इन्वेलप इसका बनाऊंगी और विच विल बी कंटिन्यूस इन नेचर, और आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बेसिकली हम यहाँ पे डिस्क्रीट विंडो की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये मैंने एक विंडो बनाई और मैंने एक ये विंडो बनाई। तो बेसिकली ये वाली जो विंडो है ना, ये हमें तब मिलती है जब बीटा की वैल्यू 0 हो और आपको देख के पता चल रहा है कि दिस इज़ बेसिकली अ रेक्टेंगुलर विंडो, यानी कि काइज़र विंडो को इस्तेमाल करते हुए हम जब बीटा को चेंज करते हैं तो हम प्रैक्टिकली किसी भी किस्म की विंडो बना सकते हैं। तो अगर हम बीटा को 0 कर देंगे तो हमें इस तरह का इन्वेलप मिलेगा, मतलब इस तरह की। मैंने आप जैसे कि आपको बताया कि मैं यहाँ पे कंटिन्यूस इन्वेलप बना रही हूँ। आप प्लीज़ जैसे मिस्टेकनली ये मत समझना कि हमारे पास विंडोज़ जो हैं दे आर कंटिन्यूस इन नेचर, नो दे आर डिस्क्रीट। मैं सिर्फ उसका अपनी अपनी आसानी के लिए एक इस तरह का एनवेलप बनाया है, ठीक है? जो लास्ट पॉइंट होगा दैट वुड बी m-1। तो अगर हम बीटा को 0 कर दें तो हमें एक रेक्टेंगुलर विंडो किस्म की विंडो मिलेगी, और बीटा को अगर हम इंक्रीज़ करें, ठीक है, या बीटा की वैल्यू अगर 0 ना हो तो फिर हमें कुछ इस तरह की विंडो मिलेगी, ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे 2 पैरामीटर्स आ गए। m के अलावा, कैपिटल M के अलावा बीटा को भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो एक, बल्कि नहीं, एक नहीं, 2 ग्राफ्स मैं आपके सामने बनाऊँगी ताकि हम देख सकें कि बीटा का बेसिकली क्या फ़र्क पड़ता है एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स के ऊपर। और काइज़र विंडो का एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स, ठीक है? अच्छा, ये जो रेड वाला है ये हमें मिलेगा जिस वक़्त बीटा की वैल्यू 0 होगी, ठीक है? और
ये हमें मिलेगा जिस वक्त बीटा की वैल्यू 0 नहीं होगी, मतलब 0 से ज़्यादा होगी। और अब हमें यहाँ पे पता क्या चला, इन दोनों प्लॉट्स के लिए मतलब हम लोगों ने m को कांस्टेंट रखा है ताकि हम सिर्फ ये देख सकें कि बीटा बेसिकली क्या फ़र्क डालता है। अच्छा, अब बीटा की वैल्यू को हमने जब 0 रखा तो अगर आप यहाँ पे भी देखो तो मतलब यहाँ पे मैंने बीटा की वैल्यू को 0 रख के इसका प्लॉट बनाया था, तो हमें पता ये चल रहा है कि हमें एक रेक्टेंगुलर विंडो किस्म की चीज़ मिलती है। और यहाँ पे भी हमने बीटा को 0 रख के ये देखा कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमें कैसा मिलता है, जो कि बेसिकली रेक्टेंगुलर विंडो का ही मिलेगा। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता रही थी कि हम लोगों को अगर रिड्यूस्ड ट्रांजिशन बैंडविड्थ चाहिए होती है तो तब हम रेक्टेंगुलर विंडो इस्तेमाल करते हैं। मतलब काइज़र से पहले तक हम लोगों ने जो 4 विंडोज़ पढ़ी हैं। और अगर हमें चाहिए हो रिड्यूस्ड साइड लोब्स, ठीक है, मतलब हम चाह रहे हैं कि जो जो साइड लोब्स हैं, यानी कि जब स्टॉप बैंड शुरू होता है तो एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा कम हो जाए ताकि हम हायर फ्रिक्वेंसीज को बहुत कम एम्पलीट्यूड के साथ पास आउट कर सकें। तो जब हमें ये वाली रिक्वायरमेंट हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो फिर हम रेक्टेंगुलर विंडो इस्तेमाल नहीं करते, फिर हम हैमिंग, हैन या ब्लैकमैन विंडो इस्तेमाल करते हैं। तो जो बेसिकली रेक्टेंगुलर विंडो है ना, उसकी ट्रांजिशन बैंडविड्थ सबसे कम होती है। और जो बाकी विंडोज़ उसके अलावा हैं उनका जो एडवांटेज है वो रिड्यूस्ड साइड लोब्स की तरफ है। तो ये हमें चीज़ें यहाँ पे भी नज़र आ रही है कि हम लोगों ने जब बीटा को 0 रखा तो हमें मेन लोब की जो विड्थ है वो हमें नज़र आ रहा है कि कम है। लेकिन अगर हम बीटा को 0 के अलावा कुछ और रखें, कोई पॉजिटिव वैल्यू रखें तो मेन लोब उसकी इंक्रीज़ कर जाएगी। लेकिन साइड लोब्स हो सकता है कि मेरी ड्राइंग में मतलब परफेक्टली नज़र ना आ रहा हो, लेकिन इसको मैं थोड़ा थोड़ा रिड्यूस कर भी देती हूँ ताकि रेड के मुकाबले में हमें ये रिड्यूस्ड एम्पलीट्यूड वाला सिग्नल लगे। ठीक है, साइड लोब्स का एम्पलीट्यूड रिड्यूस होगा, मेन लोब की विड्थ बढ़ जाएगी। अच्छा, ये दोनों प्लॉट्स हमने बनाए या उनको ऑब्जर्व किया जिस वक्त एम को कांस्टेंट रखा और बीटा को वेरी करके देखा कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अब हम एम को चेंज करेंगे, बीटा को हम कांस्टेंट रखेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास जो रिस्पॉन्स है वाइडर वाला वो प्रॉब्ली आप गेस भी कर सकते हो। ये जो इतनी हमें वाइड मेन लो मिली है, ये एम की वैल्यू जब कम होगी तब हमें इंक्रीज्ड मेन लोब की विड्थ मिलेगी। और जिस वक्त हम एम की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देंगे तो उस वक्त मेन लोब की विड्थ रिड्यूस हो जाएगी। तो बीटा को कांस्टेंट रख के जिस वक्त हम एम को बढ़ाएं या कम करें तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आता है। ठीक है, अच्छा, बाकी हम जो है ना कुछ चीज़ें मतलब देयर टू थिंग्स बेसिकली व्हिच वी नीड टू सी बिफोर डिज़ाइनिंग। एक तो ये कि रिक्वायरमेंट्स के लिए जनरली यहाँ पर टेबल अवेलेबल होता है। और ये मतलब इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल इस सेंस में होगी कि मैं शेयर भी आपके साथ कर दूंगी, लेकिन बेसिकली ये चीज़ आपकी मतलब किताब में भी होगी। ठीक है, मसलन ये कि जो विंडोज़ हैं, विंडोज़ के नाम के साथ फिर आपको उसकी मेन लो विड्थ लो की एटेनुएशन है वो, और फिर उसका जो सिग्मा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट एरर या फिर जो सिग्मा जो जो रिपल्स बेसिकली डिटरमिन करता है, ठीक है, वो कितना है। तो ये जो हमारी पास विंडो या विंडो बेस्ड फिल्टर्स की डिज़ाइनिंग का क्वेश्चन होता है उसमें ये सब चीज़ें गिवन होती हैं। ठीक है, या विंडोज़ का अगर नाम नहीं है तो कम से कम रिक्वायरमेंट्स गिवन होंगी और हम रिक्वायरमेंट्स को देख के फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि विंडो कौन सी है।
दूसरी चीज़ उसमें है वो ये कि हमें फ़िल्टर डिज़ाइन कौन सा करना है, ठीक है? हाई पास, लो पास, बैंड पास या बैंड स्टॉप। तो उसके भी हमारे पास कुछ रिलेशनशिप्स हैं। लो पास फ़िल्टर का तो हम लोगों ने देख लिया। अगर हम बाकी 3 फ़िल्टर्स की बात करें, मसलन अगर हम बात करें हाई पास फ़िल्टर की, तो उसको हम डिफ़ाइन करते हैं इस तरह से, ओमेगा सी अपॉन पाई एट n इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, और बैंड पास ठीक है, दिस इज़ वैलिड फॉर n नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और जो लास्ट हमारे पास फ़िल्टर टाइप है बैंड स्टॉप। अच्छा, लो पास के जैसे मैंने आपको बताया कि वो हम पहले देख चुके हैं। बैंड स्टॉप के लिए हमारे पास आएगा ठीक है 1/πn और ओमेगा C1n माइनस ओमेगा C2n। अच्छा जी, अब हम करने लगे हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि थोड़ा सा हमारे जहन में कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो जाए कि विंडोज़ बेस्ड मेथड के साथ डिज़ाइनिंग करते कैसे हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम लोगों ने एक लो पास फ़िल्टर बनाना है सच दैट कि उसकी जो पास बैंड की फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 0.4 पाई, उसकी जो स्टॉप बैंड की फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 0.6 पाई, और जो स्टॉप बैंड अटेन्यूएशन है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 50 dB। अगर हम माइनस में लिखेंगे तो हम कहेंगे दैट मस्ट बी लेसर देन -50 dB, ठीक है। तो हम लोगों ने चूंकि नेगेटिव साइन के साथ नहीं बता रहे तो हम अटेन्यूएशन को कह रहे हैं कि वो 50 dB से ज़्यादा अटेन्यूएशन उसमें होनी चाहिए। अच्छा, तो अब इसमें जो सबसे पहला काम होता है वो ये है कि हम लोगों ने विंडो टाइप को सिलेक्ट करना है कि विंडो मतलब इन इस इंफॉर्मेशन के बेस पर कौन सी विंडो हमें सिलेक्ट करनी है। अच्छा, जो हैमिंग विंडो है ना उसकी अगर आप देखो तो जो स्टॉप एंड अटेन्यूएशन है वो -53 dB लिखी मिलेगी आपको, ठीक है। तो वो हमारे पास बिल्कुल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है जो हैमिंग विंडो है। अगर हम एक स्टेप और नीचे जाएं या उसी टेबल को कंसल्ट करें तो एक आपको ब्लैकमैन विंडो भी नज़र आएगी जिसमें जो अटेन्यूएशन है वो -74 dB है। तो बेसिकली ब्लैकमैन विंडो इस टास्क को ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरा कर रही है, लेकिन अगर आप उसकी मेन लोब की विड्थ देखो तो वो हैमिंग विंडो की निस्बत ज़्यादा है। तो फिर हमें जब हमारी रिक्वायरमेंट हैमिंग विंडो से पूरी हो रही है अटेन्यूएशन की, तो हम प्रेफर करेंगे कि हम मेन लोब की विड्थ कम रखें। अगर इन दोनों के मेन लोब की विड्थ कम होती तो फिर इन दोनों में से हम कोई भी ले सकते थे, लेकिन ये रिक्वायरमेंट मतलब अगर दोनों पूरी कर रही हैं अटेन्यूएशन की रिक्वायरमेंट, अगर दोनों विंडोज़ पूरी कर रही हैं तो हम प्रेफर करेंगे ऐसी विंडो को जिसकी मेन लोब की विड्थ कम हो। तो हमने हैमिंग विंडो को सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब ये मतलब पहला हमेशा काम होता है कि हम स्पेसिफिकेशंस को देखकर विंडो टाइप सेलेक्ट करते हैं।
अच्छा जी, हेमिंग विंडो की सिलेक्शन के बाद अब हमारे पास जो उसका दूसरा स्टेप होता है वो ये है कि विंडो की लेंथ को डिटरमिन करना है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम विंडोज़ बेस्ड मेथड में हमेशा टाइप 1 फ़िल्टर बनाएँगे, तो अगर हमारे पास इवन लेंथ भी आ जाएगी तो हम उसको एम की वैल्यू को एक नंबर बढ़ा लेंगे, ठीक है? कम नहीं करेंगे, कम करने से तो ज़ाहिर-सी बात है स्पेसिफिकेशंस मीट नहीं होंगी, हम एक नंबर उसका बढ़ा लेंगे। अच्छा जी, तो विंडो लेंथ हमारे पास डिटरमिन होगी किस तरह से, ओमेगा एस माइनस ओमेगा पी इज इक्वल टू 8 पाई बाय एम। तो यहाँ से जो हमारे पास एम है अ, वो कैलकुलेट होके 40 निकलता है, ठीक है, लेकिन वी वुड प्रेफर एन एम इक्वल टू 41। ठीक है, तो हम लोग जो विंडो हमारे पास जो मतलब हेमिंग विंडो है उसकी अगर हम इक्वेशन लिखें, ज़ीरो ज़ीरो लेस एन लेस एन 40, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि ये इतना ये विजिबल है कि नहीं, और ज़ीरो अदरवाइज। तो एम की लेंथ के बाद हमारी जो विंडो जो हम लोगों ने हेमिंग विंडो सेलेक्ट की थी उसकी इक्वेशन लिख ली, और उसमें हम लोगों ने जो एम का वेरिएबल था वो यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। एम माइनस, अच्छा, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे मुझे एक चीज़ स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है। इस कैलकुलेशन से एम 40 निकलता है, लेकिन हम टाइप 1 फ़िल्टर की वजह से एम को 41 लेंगे। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर डिनोमिनेटर m माइनस वन है, जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे 40 लिखा है। अगर आप लेंथ को देखो तो लेंथ जा रही है 0 से 40 तक, यानी कि 41 सैंपल्स है टोटल। तो लेंथ हम लोगों ने 41 दी है। ये जो 40 है ये इस कैलकुलेशन से निकलता है, ठीक है, लेकिन हम टाइप 1 फ़िल्टर की वजह से इसको बढ़ाएंगे एक नंबर। हम लोगों ने ऑड लेंथ रखनी है इसकी। 39 करने का हमें फ़ायदा नहीं है, स्पेक्स रिड्यूस हो जाएंगी, डिग्रेड हो जाएंगी। अच्छा जी, ये हमारे पास विंडो लेंथ और विंडो की क्वेश्चन कंप्यूट हो गई। अब तीसरा स्टेप है हमारे पास कि जो हमारे पास डिज़ायर्ड फ़िल्टर है यानी कि आइडियल फ़िल्टर, वो कैसा बनेगा। डिज़ायर्ड फ़िल्टर की इक्वेशन है, लो पास है तो हम इसी तरह से रखेंगे, और ओमेगा इज बेसिकली इक्वल टू ओमेगा एस प्लस ओमेगा बी ओवर 2 विच विल बी 0.5 पाई। तो एच टी एन is equal to 0.5 pi upon pi sin n 0.5 pi upon n और 0.5 pi। ये हमारे पास आ गया डिज़ायर्ड फिल्टर की इक्वेशन। अच्छा, विंडो जो कि हमारे पास हेमिंग विंडो की मतलब उसकी इक्वेशन भी हम निकाल चुके हैं। तो हमारे पास जो ऑब्टेन्ड फिल्टर्स रिस्पॉन्स है वो हम लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। मतलब इसकी जो इक्वेशन मैंने निकाली थी उसमें जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे हम डिले डालेंगे, ठीक है। तो n माइनस 20
और साइन पाई n-20 और साथ यहाँ पर हमारे पास विंडो की जो हमारे पास हैमिंग विंडो की इक्वेशन हमने निकाली थी जी, ये वाली जो इक्वेशन निकाली थी हमने हैमिंग विंडो की, वो हमारे पास बेसिकली इधर आ जाएगी। तो अब ये तो ज़ाहिर सी बात है कि 40 सैम्पल्स है तो वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें ये कहा जाए कि फ़िल्टर को डिज़ाइन करें, कोएफ़िशिएंट्स निकालने, तो फिर हमें ये वाले कोएफ़िशिएंट्स इन कोएफ़िशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके हमें निकालने पड़ेंगे। आगे हमारे पास शायद कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल भी आए जहाँ पे हम एग्ज़ैक्टली कोएफ़िशिएंट्स निकाल के कंप्यूट भी करें। अभी वहाँ से हमें नज़र भी आएगा कि हमारे पास बेसिकली एक ऑड सिमेट्रिक रिस्पॉन्स बनता है, ठीक है? अच्छा, अभी हम यहाँ पर मेरा ख्याल है कि इसको ख़त्म कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर अभी इसको हम ख़त्म करते हैं और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी सी और एग्जांपल्स करेंगे, ताकि मुख्तलिफ तरह के जो प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस हो सकते हैं ना फ़िल्टर डिज़ाइनिंग के विंडोज़ बेस्ड, वो उनसे हम गो थ्रू हो लें और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए कि हमें किस किस तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट्स आ सकती हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। यहाँ तक का कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पोस्ट मी अ क्वेश्चन, ठीक है? थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफ़िज़।